नमस्कार साथियों, महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में। मौर्य प्रशासन और मौर्य प्रशासन की बातचीत तक पहुंचने से पहले हम बात करें कि अब तक हमने जो पढ़ा उसमें हमने शासकों का क्रम पढ़ा, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों को पढ़ा और उन सब चीज़ों को जब हम देखें तो एक बड़े साम्राज्य के अंतर्गत हमने ये देखा कि बहुत ही केंद्रीयकृत शासन व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। यहाँ एक कंपैरिजन सेट करते हुए पहले हम ये समझें कि अत्यंत केंद्रीयकृत शासन और अत्यंत विकेंद्रीयकृत शासन में क्या डिफरेंस रहा। अगर मौर्य काल के शासन को देखते हैं तो अत्यंत केंद्रीकृत शासन है और गुप्त काल के शासन को जब हम देखते हैं तो ये अत्यंत विकेंद्रीकृत शासन है। और कहा यह जाता है कि दोनों ही पतन का कारण रहे। पतन का कारण होने का मतलब क्या रहा कि जब आपका शासन अत्यंत केंद्रीकृत होता है तो राजा की योग्यता बहुत अनिवार्य हो जाती है और राजा अगर योग्य होगा तो पूरा शासन अच्छा चलेगा। अर्थात एक बिंदु से, एक राजा से ही पूरे शासन प्रशासन के अधिकारियों की नियुक्ति, पूरा कंट्रोलिंग तय किया जाता है। यदि राजा योग्य होगा तो डेफिनेटली ये पूरा प्रशासन अच्छा चलेगा और जैसे ही एक भी राजा अयोग्य हो जाएगा तो पूरा का पूरा प्रशासन ध्वस्त हो जाएगा और आपका साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। ऐसा हुआ मौर्य साम्राज्य में। और इसी तरह से कंपेयर करें गुप्त साम्राज्य की तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर विकेंद्रीकृत शासन था और इसका क्या प्रमाण मिलता है कि यहाँ राजा जो है वो शक्तिशाली है किंतु उसने अपने राज्यपालों को वंशानुगत कर दिया। और जब आप राज्यपालों को वंशानुगत कर देंगे तो किसी राज्य विशेष में, किसी प्रांत विशेष में कोई एक व्यक्ति जो राज्यपाल होगा, फिर उसका बेटा होगा, फिर उसका बेटा होगा और लगातार जब एक जनरेशन ही वहाँ पर शासन करेगी तो उन्हें केंद्रीय शासन से कोई मतलब नहीं रह जाएगा। उनके लिए तो ये राज्यपाल ही राजा हो जाएगा और वो निश्चित रूप से किसी दिन अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर लेगा और साम्राज्य से अलग हो जाएगा। तो ये दोनों ही कारण, जहाँ पर आप अत्यंत शब्द का इस्तेमाल करेंगे अर्थात ये एक्सट्रीम है, मैक्सिमम कंडीशन है, जहाँ ये सेंट्रलाइज है और ये डिसेंट्रलाइज है और दोनों ही कंडीशंस घातक रही। और मौर्य साम्राज्य के पतन का एक मुख्य कारण जो हमने देखा वो क्या था, अत्यंत केंद्रीकृत शासन था। तो इस अत्यंत केंद्रीकृत शासन का क्या स्वरूप है वो हमें यहाँ पर डिस्कस करना है और जब गुप्त आएंगे तो वहाँ पर भी हमें बातचीत करनी होगी। तो शुरू करते हैं मौर्य प्रशासन की और इस शासन प्रशासन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो सबसे पहले शुरू करें कि अत्यंत केंद्रीकृत शासन था और ये राजतंत्र था। हम लोग जानते हैं कि ये राजतंत्र था और इस राजतंत्र के शासन को अगर ये कहें कि इसका प्रतिनिधित्व करते हुए, इसका समर्थन करते हुए कोई दिखाई देता है तो वो है चाणक्य। और चाणक्य ने इसी राजतंत्र की सपोर्ट में यहाँ राज्य के लिए 7 अंगों का एक डिस्कशन किया है जिसे सप्तांग सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अर्थात राज्य के लिए 7 अनिवार्य तत्वों की वो बात करते हैं जिससे राजतंत्र को सुरक्षित किया जा सकता है। और ये सप्तांग का विवेचन उन्होंने कहाँ किया है, ये भी क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है तो हम बता दें आपको। अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं। 15 अधिकरण, 180 प्रकरण और इसमें से जो छठा अधिकरण है, इस छठे अधिकरण के अंदर हमें सप्तांग सिद्धांत की जानकारी मिलती है। और इन्होंने जो सप्तांग बताए, राज्य के लिए अनिवार्य 7 तत्व बताए, वो एक बार हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से हैं। तो देखिए, सबसे पहले राजा, उसके बाद जनपद, उसके बाद अमात्य, बल, दुर्ग, कोष और मित्र। देखिए क्या क्या अनिवार्य है एक राज्य के लिए। जैसे आजकल हम लोकतंत्र के बारे में पढ़ते हैं या सरकार के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी एक डिस्कशन निकल कर आता है कि कोई भी लोकतांत्रिक जो देश होता है, जो राज्य होता है, राज्य का जो वर्तमान स्वरूप है लोकतांत्रिक परंपरा में, वहाँ पर हम 4 चीज़ों की बात करते हैं कि एक निश्चित भूभाग होना चाहिए, उसके बाद हम कहते हैं कि जनसंख्या होनी चाहिए, एक सरकार होनी चाहिए
और हम कहते हैं कि एक संप्रभुता होनी चाहिए, जहाँ पर हम देश और राज्य के बीच में एक माइनर सा डिफरेंस करने की कोशिश करते हैं। तो ये 4 तत्व आज की तारीख में हम अनिवार्य मानते हैं। चाणक्य कहते हैं ये 7 तत्व जो हैं ये राज्य का आधार हैं और इन 7 तत्वों से ही सप्तांग बना है, जिससे राजतंत्र सुरक्षित रह सकता है। देखिए क्या क्या है। सबसे पहले टॉप पर कौन है? राजा। और राजा बहुत महत्वपूर्ण है चाणक्य की नज़र में। राजा की सुरक्षा के लिए हम डिस्कस कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट किए इन्होंने, प्रयास किए कि जब भोजन बनाया जाएगा तो जो भोजन बनाने वाला है वो भोजन करेगा, उसके बाद राजा एक गैप के बाद खाना खाएगा, अर्थात राजा को सुरक्षित रखना है, कोई उसे जहर मिला के मरवा नहीं दे। अंगरक्षक जो है वो महिलाएं रखी गई ताकि पुरुष जो है वो षड्यंत्र में शामिल होने की संभावना ज़्यादा है, बहुत घातक हो सकते हैं पुरुष। तो बहुत सारे कारण हैं और बहुत सारे तरीके अपनाए गए जिसके माध्यम से राजा को बचाने की कोशिश की गई और राजा को सर्वोच्च स्थिति में लेकर गए हैं चाणक्य। और ये बार बार एक ही बात कहते हैं कि राजा को इस तरह का होना चाहिए कि जो अपनी बात पर स्थिर ना हो, आवश्यकता के अनुसार वो तलवार निकाल ले और आवश्यकता के अनुसार वो पैरों में पड़ जाए। इस तरह का राजा विकसित करने की बात की जाती है, अर्थात राजा को बहुत फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बहुत लचीला होना चाहिए और परिस्थिति के हिसाब से निर्णय लेना चाहिए। तो सप्तांग का पहला पक्ष जो है हमारा क्या है? वो राजा है। दूसरा है जनपद। जन प्लस पद, पद माने स्थान और जन माने जनसंख्या, क्योंकि जब आप शासन करेंगे तो आपको दोनों चीज़ों की अनिवार्यता है। देखिए यहाँ पर भी है, आपके पास भूभाग भी होना चाहिए और आपके पास जनसंख्या भी होनी चाहिए। तीसरा महत्वपूर्ण पक्ष सप्तांग का जो है वो मंत्री हैं, मंत्रियों का होना अनिवार्य है यहाँ पर। उसके बाद कहते हैं कि बल होना चाहिए। बल का मतलब यहाँ पर क्या है? सेना। बल का अभिप्राय क्या है? यहाँ पर सेना है। और सेना के बिना आपका राजतंत्र सफल नहीं हो सकता, किसी भी तरह से नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें तो दुर्ग। दुर्ग का मतलब यहाँ पर आप किला भी समझ सकते हैं और दुर्ग का मतलब आप एक सुरक्षित राजधानी भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? दुर्ग होना चाहिए, किला या राजधानी, सुरक्षित राजधानी आपके पास होनी चाहिए। बल का मतलब सेना भी कह देते हैं। बल का मतलब आपका दंड भी होता है, दंड का मतलब आपके कठोर दंड के जो नियम हैं वो भी बल कहलाते हैं। इसके अलावा कोष। कोष का मतलब क्या होता है? धन और मित्र। अब देखिए मित्रों की आवश्यकता क्यों है? पिछले क्लास में हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था कि लोकतंत्र में आपके चारों तरफ अगर दुश्मन है तो कोई समस्या नहीं है, आप अपने आप में सुरक्षित हैं। पर राजतंत्र में आप इस तरह से नहीं रह सकते। राजतंत्र में आपको क्या करना होता है कि आप चारों तरफ यदि शत्रु इकट्ठा करेंगे तो वो शत्रु आपस में साझा कर लेंगे और वो आपके इस राज्य को, साम्राज्य को समाप्त कर देंगे। इसलिए आपको क्या करना पड़ता है? कूटनीति के तहत कुछ मित्र बना के रखने होते हैं। अर्थात यदि एक साइड आपके कहीं दुश्मन है तो दूसरी साइड आपको मित्र तलाशने होते हैं ताकि आपका राजतंत्र, आपका साम्राज्य सुरक्षित रह पाए। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि मित्र भी एक अनिवार्य तत्व है किसका? इस सप्तांग का। और इस सप्तांग सिद्धांत को देने का श्रेय किसे दिया जाता है? चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त को दिया जाता है और छठे अधिकरण में उन्होंने इस सप्तांग का विवेचन किया। ठीक है, तो राज्य के 7 अनिवार्य तत्व यहाँ पर हमने देख लिए और इन 7 तत्वों के साथ ही हम बात करते हैं कि जो मौर्य साम्राज्य है, इस मौर्य साम्राज्य में हमें जो सुरक्षित राजधानियां दिखाई देती हैं वो कितनी हैं। तो सबसे पहले राजधानियों का जिक्र कर लेते हैं। और अशोक के समय 5 बड़े राज्यों और 5 राजधानियों का जिक्र हमें प्राप्त होता है। कौन कौन से हैं? देखिए, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, कलिंग, ये राज्य हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। उसके अलावा अवंती और मध्य देश या प्राची, ये राज्य हैं। और इन राज्यों की 4 राजधानियां हम देख लेते हैं। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, हम लोग जानते हैं पाकिस्तान में। दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी, कलिंग की तोसली, अवंती की उज्जैनी और मध्य देश या प्राची की पाटलिपुत्र। तो हम इसे याद कैसे रखेंगे? यदि हम मैप में देखते हैं तो हम पाते हैं कि उत्तरापथ की राजधानी, तो उत्तरापथ में तक्षशिला सबसे टॉप पे यहाँ पर है।
दक्षिणापथ सुवर्णगिरी तो आपको याद ऐसे रखना है कि यहाँ से सोना मिलता है, दक्षिण भारत से सोना मिलता है, तो वहाँ राजधानी दक्षिणापथ की क्या है हमारी, सुवर्णगिरी है। कलिंग की तोसली, अवंती की उज्जैन, हम जानते हैं, इसके बारे में जिक्र कर चुके हैं कि अशोक यहाँ का राज्यपाल रह चुका था। और मध्य देश अर्थात जिसे आप केंद्र कह सकते हैं, जिसे आप सेंटर कह सकते हैं, उस सेंटर की या प्राची, प्राची माने पूर्व, पूर्व दिशा की जो राजधानी है वो कौन सी है, वो पाटलिपुत्र है। तो इस तरह से हम 5 राज्य और 5 राजधानियों का संदर्भ मौर्य साम्राज्य में प्राप्त करते हैं। आपको ध्यान रखना है कि सौराष्ट्र को अर्ध राज्य माना गया है। सौराष्ट्र जिसका जिक्र मुख्य रूप से सुदर्शन झील के संदर्भ में हम लोग करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाई, अशोक ने उसका जीर्णोद्धार कराया, तो सौराष्ट्र गुजरात जो था इस समय अर्ध राज्य की स्थिति में स्वीकार किया गया है। ये प्रश्न भी हमसे आजकल पूछा जा रहा है, तो इसका भी आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है। चलिए, ये हो गई राजधानियाँ। और अब हम बात करते हैं मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत प्रशासनिक इकाइयों की। प्रशासनिक इकाइयों की जब हम बात करें तो कौन कौन सी प्रशासन की इकाइयाँ थी, एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले देश, और देश के अंदर कौन है प्रमुख स्थिति में, वो है राजा। उसके बाद प्रांत है, प्रांत को चक्र भी कहा गया है, ये पूछा जाता है, प्रांत को क्या कहा गया, चक्र कहा गया। और यहाँ पर जो हेड हैं वो प्रांतपति हैं। इसी तरह से विषय आहार या आहार, ये क्या है, जिला है, और इसका जो प्रमुख है उसे विषयपति कहा गया है। ठीक है, विषय आहार का मतलब जिला गुप्त काल में भी यही रहने वाला है, और विषयपति यहाँ पर इनका मुखिया है। इसके बाद देखिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है स्थानिक या स्थानीय, द्रोणमुख, खारवटिक और संग्रहण। ये क्रम आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सुमेलित करवाया जाता है। तो 800 गांवों का समूह, 800 गांवों का समूह क्या कहलाता है, स्थानिक या स्थानीय। द्रोणमुख 400 गांवों का समूह, खारवटिक 200 गांवों का समूह, और संग्रहण 100 गांवों का समूह। ठीक है, और लास्ट और में देखें तो सबसे छोटी इकाई जो है वो गांव है। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह का स्ट्रक्चर है जो हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसको एक डायग्राम के माध्यम से ले जाने की कोशिश करूँ तो सबसे पहले हम ये समझें कि ये 100 गांव हैं, 100 गांव का एक समूह है, और इस 100 गांव के समूह को हमने क्या कह दिया, इसको हमने कह दिया संग्रहण, इसको कह दिया हमने संग्रहण। इसी 100 गांव के समूह के अंदर यदि हम 100 गांव और जोड़ देंगे, ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे, अर्थात ये एक संग्रहण है, ये 2 संग्रहण है, और 2 संग्रहण को मिलाकर जो बनेगा वो क्या कहलाएगा। तो ये अब जो नया स्ट्रक्चर आपके पास 200 गांव का समूह है, इसे किस नाम से जानेंगे आप, इसे जानेंगे आप खारवटिक के नाम से। ठीक है, इसके बाद बात करें कि 400 गांव का समूह बनता है, तो 400 गांव का समूह उसी तरह से 100 के 2 बंच और आ जाएंगे हमारे पास, और 400 गांव का जो समूह होगा, इस 400 गांव के समूह को हम समेकित रूप से किस नाम से जानेंगे, तो ये द्रोणमुख होगा। और इसी तरह से जब हम और 4 डिवीज़न देख लेंगे जहाँ पर 100 गाँव के समूह आ जाएंगे, तो ये 800 गाँव का जो समूह है ये समेकित रूप से, समाहित रूप से क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा स्थानीय या स्थानिक। ठीक है, तो अब तक तो ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है, पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक स्थानिक के अंदर कितने द्रोणमुख होते थे, एक द्रोणमुख में कितने संग्रहण होते थे, कुछ भी पूछ सकता है। तो हमको इसके लिए प्रिपेयर रहना है, और इसको एक क्रम में याद रखना है। किस क्रम में, कैसे याद रखेंगे, तो इसको ऐसे याद रखना है, स्थान 2 खास। ठीक है, इस तरह से याद रखना है एक फॉर्मूला से, स्थान 2 खास मतलब स्थानिक, द्रोणमुख, खारवटिक और संग्रहण। 800 गांव का, 400 गांव का, 200 गांव का और 100 गांव का समूह। ठीक है, इस क्रम से हमें याद रखना है, और ये ऊपर वाले तो मुझे लगता है कोई विशेष परेशानी आपको नहीं होने वाली है। तो ये प्रशासन की इकाइयां हमें मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत प्राप्त होती है। अब बात करते हैं
कि जो शासन प्रशासन संचालित किया गया उस के अंतर्गत कौन कौन से अधिकारी हमें देखने को मिलते हैं, कौन से वो अधिकारी कर्मचारी हैं जो शासन प्रशासन में अपनी मुख्य भूमिका को अदा करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं चाणक्य के बारे में कि चाणक्य क्या कहते हैं। चाणक्य यहाँ पर कहते हैं कि 18 मुख्य अधिकारी शासन को संचालित करते हैं और वो 18 जो मुख्य अधिकारी हैं उनको तीर्थ कहा गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वैदिक सभ्यता युग में हम लोग पढ़ के आए थे, रत्निन शब्द पढ़ा हमने, रत्निन पढ़ा हमने। और रत्निन कितने होते थे वैदिक सभ्यता युग में जो हमने पढ़ा, वो रत्निन 12 होते थे वैदिक सभ्यता युग में हमने पढ़ा था। और अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, मौर्य प्रशासन के अंतर्गत 18 प्रशासनिक अधिकारियों की बात कर रहे हैं और इन्हें क्या कहा गया, तीर्थ कहा गया। एक मंत्री परिषद होती थी, इस मंत्री परिषद को जो राजा की मदद करती है, इस मंत्री परिषद को परिषा कहा गया। ठीक है, और कौन कौन से ऐसे अधिकारी रहे, मंत्री रहे जिन्होंने शासन में मुख्य भूमिका निभाई, तो उनके नाम यहाँ पर एक लिस्ट में आपको बनाकर दे रहा हूँ और यहाँ से प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। प्रधानमंत्री है, युवराज है, समाहर्ता है, कर्मांतिक है, सन्निधाता है, कर्मांतिक है। इन सब पे डिस्कशन कर लेते हैं कि इनके कौन कौन से कार्य रहे। दंडपाल है, लक्षणाध्यक्ष है, रूपदर्शक है, इसके अलावा पण्याध्यक्ष है, सूनाध्यक्ष है, सूत्राध्यक्ष है, विविताध्यक्ष है। चलिए पहले इनके बारे में बात कर लेते हैं, फिर लिख लेंगे, बहुत सारे हैं। प्रधानमंत्री के बारे में हमको पता ही है कि एक प्रधानमंत्री होता था जो राजा की मदद किया करता था। इसके साथ एक राज पुरोहित या पुरोहित के पद का भी जिक्र हमें प्राप्त होता है। और प्रधानमंत्री मुख्य रूप से मंत्रियों का प्रधान है और राजा को उसके शासन प्रशासन में मुख्य भूमिका में मदद करने का काम इनका है। युवराज जो है वो भी राजा के बाद एक महत्वपूर्ण स्थिति में दिखाई देते हैं, जो प्रशासन में राज्यपाल के रूप में भी दिखाई दिए हैं। राज्यपाल के रूप में हमने देखा कि सुसीम तक्षशिला में थे, अशोक के बारे में हमने पढ़ा कि वो उज्जैनी में थे। तो इस तरह से राज्यपाल की भूमिका में हमें युवराज दिखाई देते हैं। समाहर्ता, यहाँ से थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट स्टार्ट होता है और आपको इस क्लास से यहीं से सीख कर फाइनल करना है। इसको दोबारा पढ़ने की आपको आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ने वाली है। देखिए, समाहर्ता ये है भू राजस्व संग्रहकर्ता और सन्निधाता जो है ये है कोषाध्यक्ष। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि वैदिक सभ्यता युग में हम पढ़कर आए थे, यहाँ कंपैरिजन हो जाए तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। भाग दुध और संग्रहीता, अर्थात जो भाग को दोहने वाला था, भू राजस्व को कलेक्ट करने वाला था, वो क्या कहलाता था, भागदूत कहलाता था। और जो इकट्ठा करके बैठता था वो संग्रहीता अर्थात कोषाध्यक्ष। यहाँ हम किन नामों से बुला रहे हैं, समाहर्ता और सन्निधाता। देखिए एक बार बड़ा सिंपली इसको समझने की कोशिश कीजिए। समाहर्ता, आहर्ता का मतलब होता है आहरण करने वाला, निकालने वाला, जनता से टैक्स को आहरण करने वाला, हरण करने वाला, निकालने वाला। तो भू राजस्व संग्रहकर्ता क्या कहलाता है, समाहर्ता। और जो निधि को लेकर बैठा है, निधि को इकट्ठा कर रखा है, निधि माने खजाना, कोष को लेकर जो बैठे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, वो कोषाध्यक्ष कहलाएंगे, सन्निधाता कहलाएंगे। ठीक है, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा समाहर्ता और सन्निधाता। कर्मांतिक, उद्योग धंधों से संबंधित, काम धंधों से संबंधित अधिकारी क्या कहलाता था, कर्मांतिक कहलाता था। दंडपाल, जिनका काम दंड देने का है, ये कौन है, ये पुलिस अधिकारी हैं, बिल्कुल नाम से ही पता लग रहा है हमको। लक्षणाध्यक्ष और रूपदर्शक,
जो टकसाल होती थी जहाँ पर सिक्कों की ढलाई का काम किया जाता था, उस टकसाल का जो मुख्य अधिकारी है वो लक्षणाध्यक्ष कहलाता था। अर्थात सिक्कों पर लक्षण लगाने का जो काम करता था वो क्या कहलाता था? वो लक्षणाध्यक्ष कहलाता था। ठीक है। और रूप दर्शक, रूप को देखने वाला, रूप दर्शक का क्या अभिप्राय निकलता है? रूप दर्शक, रूप को देखने वाला, अर्थात उन सिक्कों की शुद्धता को देखने वाला, सिक्कों की शुद्धता की जांच करने वाला जो अधिकारी है वो क्या कहलाता था? वो रूप दर्शक कहलाता था। तो मुझे लगता है ये भी आपको अटैच हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। फाइनल करते हैं इसे, आगे बढ़ते हैं। पण्याध्यक्ष, पण्याध्यक्ष का मतलब क्या है? पणी प्लस अध्यक्ष। पणी आप लोगों ने पढ़ा था वैदिक सभ्यता युग में कि मवेशियों के चोर जो उनका व्यापार भी करते थे वो पणी कहलाते थे, और इसी पणी से जो शब्द निकल कर आया पणी अध्यक्ष, पण्याध्यक्ष, इसका मतलब क्या होता है? व्यापार से संबंधित मुख्य अधिकारी क्या कहलाता था? पण्याध्यक्ष कहलाता था। इसके बात करें तो सूनाध्यक्ष, सूनाध्यक्ष जो है वो बूचड़ खाने से संबंधित, बूचड़ खाना क्या होता? जहाँ पर पशुओं को काटा जाता है उसे क्या बोलते हैं? बूचड़ खाना बोलते हैं। और उससे संबंधित जो अध्यक्ष है वो क्या कहलाता है? सूनाध्यक्ष। तो आपको याद क्या रखना है कि जहाँ पर सब सूना सूना हो जाए, इसका मतलब पशुओं को मार दिया जाए, वो क्या कहलाता है? वो बूचड़ खाना कहलाता है, मतलब सूनाध्यक्ष कहलाता है। सूत्राध्यक्ष, सूत्राध्यक्ष का क्या मतलब है? यहाँ पर सूत्र माने धागा, और धागों से संबंधित अधिकारी, इसका मतलब वस्त्र निर्माण से संबंधित जो अधिकारी होता था उसे हम किस नाम से जानते थे? सूत्राध्यक्ष के नाम से जानते थे। ठीक है, याद रहेगा। इसके बाद विविताध्यक्ष, इसको आप मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा सकते हैं, और इसका आपको केवल इतना सा याद रखना है कि वैदिक सभ्यता युग में चारागाहों का जो प्रमुख होता था उसे बोलते थे व्राजपति। अगर आपको याद आ रहा होगा तो उसे क्या बोलते थे? वे पे स्टार्ट होता था व्राजपति, और यहाँ पर भी चारागाहों का जो प्रमुख है वो वैसे ही स्टार्ट होता है, और इसका नाम क्या है? विविताध्यक्ष। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लॉक कर लेंगे कि ये हमें अलग से याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। विविताध्यक्ष, और वहाँ था व्राजपति, और चारागाहों का प्रमुख अधिकारी, चारागाहों से संबंधित अधिकारी क्या कहलाता था? विविताध्यक्ष कहलाता था। ठीक है, कुछ और अधिकारियों के नाम लिख लेते हैं और फिर उन पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, लवणाध्यक्ष, लवणाध्यक्ष के बाद द्यूताध्यक्ष, लोहाध्यक्ष, स्वर्णाध्यक्ष। मुझे नहीं लगता इनमें कोई ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत है। लवण माने नमक, नमक से संबंधित अधिकारी क्या कहलाता था? लवणाध्यक्ष। द्यूत माने जुआ, जुए से संबंधित अधिकारी क्या कहलाता है? द्यूताध्यक्ष। धातु से संबंधित अधिकारी क्या कहलाता था? धातु के कार्य से संबंधित, तो लोहाध्यक्ष। और सोने की शुद्धता और सोने की वस्तुओं के निर्माण से संबंधित जो अधिकारी था वो क्या कहलाता था? यहाँ पर स्वर्णाध्यक्ष। तो मुझे लगता है ये इतना कोई इम्पोर्टेंट हो जाने वाला नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण अधिकारियों की बात करते हैं। प्रदेष्टा, व्यावहारिक, युक्त, राजुक, प्रतिवेदक। इनको देखिए आप। प्रदेष्टा और व्यावहारिक क्या है? तो फौजदारी मामलों से संबंधित, फौजदारी मामलों से संबंधित जो न्यायाधीश हैं वो क्या कहलाते थे? वो कहलाते थे प्रदेष्टा। और दीवानी मामलों से संबंधित जो न्यायाधीश हैं वो कहलाते थे व्यावहारिक। अब काफ़ी लोग तो हम में से यही नहीं जान पाते कि फौजदारी मामले क्या होते हैं और दीवानी मामले क्या होते हैं। तो हम मोटे तौर पे समझें इस बात को कि जो धन से संबंधित, धन के विवादों से संबंधित मामले हैं वो तो हैं दीवानी, क्योंकि हम आगे जाके मध्यकाल में दीवान के पद को देखेंगे। तो ये क्या है? धन से संबंधित है। और धन से संबंधित जो भी विवाद है
उस विवाद के निस्तारण के लिए जो हमारा न्यायाधीश है व्यावहारिक है, और यदि कोई हत्या से संबंधित या संगीन जुर्म से संबंधित मामले हैं तो वो फौजदारी मामले हैं, और उनका जो न्यायाधीश है वो है प्रतिष्ठा। ठीक, तो आपको इसको बंच में याद रखना है, प्रतिष्ठा और व्यावहारिक। और कैसे याद रखना है, तो देखिए गांव में कई लोग ऐसे होते हैं जो पैसा ले लेते हैं तो चुकाते नहीं हैं। मैं गांव का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शहर में आमतौर पे ये शब्दावली काम में नहीं आती है। तो जब वो पैसा नहीं लौटाते हैं लोग कहते हैं यार इसका व्यवहार ठीक नहीं है। मतलब जब पैसा नहीं लौटाते हैं तो कहते हैं इसका व्यवहार ठीक नहीं है। और व्यवहार का मतलब क्या होता है, अर्थात उसका धन लौटाने का जो व्यवहार है वो ठीक नहीं है। और जब ऐसा होगा कि आपका व्यवहार ठीक नहीं होगा तो आपको लेकर जाएंगे व्यावहारिक के पास। ठीक है, तो वित्त संबंधी जो मामले हैं उसका न्यायाधीश व्यावहारिक और फौजदारी मामलों का प्रतिष्ठा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। युक्त के बारे में हमने पढ़ा था, युक्त, राजूक और प्रादेशिक। आपको ध्यान हो गया होगा, हमने जिक्र किया था कि युक्त, राजूक और प्रादेशिक इन तीनों का उल्लेख जो वृहद शिलालेख हैं उसमें नंबर 3 पर किया गया था। 3 और 3 इस तरह से याद कराया था कि 3 अधिकारियों का उल्लेख तीसरे वृहद शिलालेख में प्राप्त होता है। तो यहाँ युक्त के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि इसका जो कार्य क्षेत्र है, शुरू में तो यही रहा कि लोगों की समस्याओं को सुनिए, उनकी समस्याओं को जानिए, परंतु बाद में जो युक्त का काम रहा वो थोड़ा सा विस्तृत हो गया। और वो इस तरह का हो गया कि जो केंद्र है और जो स्थानीय प्रशासन है, हम ये कहें कि केंद्रीय शासन और स्थानीय जो शासन है उसके मध्य की कड़ी के रूप में हम इसे देखते हैं। युक्त का जो काम है वो इस तरह का हो गया जहाँ पर एक कड़ी के रूप में वो दिखाई देता है। केंद्रीय शासन और स्थानीय शासन के बीच में एक योजक कड़ी के रूप में युक्त का उपयोग किया जाने लगा मौर्य काल में। अर्थात ऐसा है कि जब अशोक ने ये पद बनाए तो उस समय इनका जो कार्य था वो अलग रहा। जब आगे बढ़ते चले गए तो इनके कार्य का विस्तार होता चला गया, और वो विस्तार की प्रक्रिया में ही युक्त का ये काम हमें देखने को मिल जाता है। जबकि जब हम बात राजूक की करते हैं तो राजूक जो है वो यहाँ पर न्याय संबंधी कार्य को करता हुआ भी दिखाई देता है। तो युक्त और राजूक का हमें ध्यान रखना है, और राजूक न्याय से संबंधित है। और उसके अलावा बात करें तो ये जिला स्तर का अधिकारी हमें दिखाई देता है, जिसको मेगस्थनीज ने एग्रोनोमोई नाम से भी अभिहित किया है। उस तरह का अधिकारी यहाँ पर देखने को मिलता है। और यहाँ 2 तरह के काम इसके देखने को मिलते हैं कि न्याय से संबंधित कुछ काम भी ये करेगा, और उसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उन ग्रामीण क्षेत्रों के विकास से संबंधित जो भी कार्य होंगे उसमें इसकी मुख्य भूमिका हमें दिखाई देती है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं प्रतिवेदक की। तो युक्त और राजूक समझ में आ जाएगा। युक्त क्या है, केंद्र और स्थानीय समस्याओं से युक्त है, केंद्र और स्थानीय संयोजन के कार्य को करता है। और राजूक जो है वो क्या करता है, वो जिला के स्तर का एक अधिकारी है, और वो उस तरह के कार्य करेगा जहां ग्रामीण क्षेत्रों में विकास और न्याय व्यवस्था को मुख्य रूप से देखेगा। प्रतिवेदक हमने बात की थी, रिपोर्ट देने का काम करता है, और राज्य में जो भी परिस्थितियां हैं, प्रजा की जो स्थिति है उस सब पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। और हमने इस रिपोर्ट शब्द से ये बताया था कि छठे शिलालेख में हमें ये, छठे वृहद शिलालेख में हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि प्रतिवेदक जो हैं वो सूचनाएं संग्रहित करके पहुंचाएंगे। और अशोक वहाँ पर ये कहते हैं कि चाहे मैं शिकार करूं, भोजन करूं, जो भी सूचनाएं हैं वो तुरंत मुझे दी जाएं। तो प्रतिवेदक जो है वो रिपोर्ट संग्रह का कार्य यहाँ पर संपादित करता है। तो ये सारे अधिकारी भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। और देखिए, अंतर्वशिक, अंतपाल, कुप्याध्यक्ष, आटविक, सुराध्यक्ष, हस्त्याध्यक्ष, गणिकाध्यक्ष, ये कुछ और नाम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अभी और भी हैं, तो हमको क्या है, केवल एक बार इस पर रिवीजन से निकल जाना है, तो हमारा कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में गलत नहीं होगा।
देखिए अंतर्वशी क्या है? अंगरक्षकों का प्रधान। अंतर्वश में रखना, अंदर वश में रखना, अर्थात राजा को अपने नियंत्रण में रखने वाले कौन है, उनके कंट्रोलिंग में कौन है? तो राजा कंट्रोलिंग में है किसके? अंगरक्षकों के। तो अंगरक्षकों का जो हेड है वो क्या कहलाता है? अंतर्वशी कहलाता है। अंतपाल, अंतपाल का मतलब होता है अंत को पालने वाला, जो सीमाएं हैं उन सीमाओं का रक्षक। सीमांत, अंत प्रदेश, अंतिम प्रदेश जो है उनको पालने वाला, अर्थात सीमावर्ती जो दुर्ग हैं या सीमावर्ती जो क्षेत्र है उनका जो संरक्षक है, रक्षक है, उसे अंतपाल के नाम से जाना गया। कुप्याध्यक्ष वन संपदा से संबंधित जो निर्माण है उससे संबंधित कोई अधिकारी जो है वो कुप्याध्यक्ष के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ आटविक का भी नाम आपको ध्यान रखना है। ये वन प्रदेश से संबंधित, वन प्रदेश में जो भी शासन व्यवस्था संचालित की जानी है उससे संबंधित अधिकारी आटविक कहलाता है। सुराध्यक्ष, सुरा से हमें पता लगता है कि ये आबकारी विभाग से संबंधित है, शराब से संबंधित है। हस्त्याध्यक्ष मतलब हाथियों से संबंधित, जो हाथियों का संचालन है उससे संबंधित मुख्य अधिकारी हस्त्याध्यक्ष कहलाता है। और उसके अलावा गणिकाध्यक्ष, गणिकाध्यक्ष अर्थात वेश्याओं से संबंधित, वेश्याओं को जो अनुमति दी गई है उससे संबंधित संपूर्ण रिकॉर्ड का संधारण करने वाला जो अधिकारी है वो गणिकाध्यक्ष कहलाता है। तो ये अब तक जो लिस्ट हमने देखी, मुझे लगता है कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, केवल हम उसको एक बार रिवीजन में लेकर जाएंगे तो ये समझ में आ जाएगा। कुछ अधिकारियों की बात और करते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं और जिनके नाम हमें मौर्य प्रशासन में मुख्य रूप से प्राप्त होते हैं। देखिए, नागरक हैं, नायक हैं, नागरक हैं, नायक हैं, सीताध्यक्ष हैं। देखिए क्या है ये? नगर के प्रशासन से संबंधित जो अधिकारी है वो क्या कहलाते हैं? वो नागरक कहलाते हैं। नगर से बना है तो नगर प्रशासन से संबंधित अधिकारी है। नायक कौन है? तो ये सेना का संचालन करने वाले मुखिया हैं और इन्हें आप मुख्य सेनापति भी कह सकते हैं। नायक कौन है? मुख्य सेनापति की भूमिका में है तो इन्हें नायक कहा गया है। सीताध्यक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है। सीताध्यक्ष कौन है? तो सीता माने कृषि भूमि। सीता का अभिप्राय क्या होता है? कृषि भूमि। तो कृषि भूमि से संबंधित जो अधिकारी हैं वो सीताध्यक्ष कहलाते हैं। आगे जब हम जाएंगे टैक्सेस की बात करेंगे मौर्य काल में, तो वहाँ पर भी हम सीता के नाम से एक कर का नाम सुनते हैं जो राजकीय कृषि भूमि से संबंधित एक कर था। तो सीताध्यक्ष, कृषि भूमि से संबंधित जो अधिकारी है उसे सीताध्यक्ष के नाम से जाना गया। उसके अलावा बात करें तो दुर्गपाल, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। अक्षपटलाध्यक्ष, महामात्य अपसर्प, ये देख लीजिए। और दुर्गपाल, दुर्गों के से संबंधित, ये तो आसान सा है, दुर्गों से संबंधित हो जाएगा। किलों की रक्षा से संबंधित जो है वो दुर्गपाल है। अंतपाल जो है वो सीमावर्ती क्षेत्रों की बात कर रहे हैं हम। दुर्गपाल राज्य के अंतर्गत जो दुर्ग हैं उनसे संबंधित, उनके संरक्षण से संबंधित अधिकारी है। अक्षपटलाध्यक्ष ये महालेखाकार हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये भी, महालेखाकार, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगा। उसके अलावा महामात्य अपसर्प, ये गुप्तचरों का प्रधान है या गुप्तचर व्यवस्था का एक मुख्य अधिकारी है, महामात्य अपसर्प, ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाने वाला है। इसके बाद 2-3 नाम और हैं। देवताध्यक्ष, अब देवताध्यक्ष में मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, जो भी धार्मिक क्षेत्र हैं, धार्मिक प्रतिष्ठान है, उससे संबंधित जो अधिकारी होंगे वो देवताध्यक्ष कहलाएंगे। इसके अलावा नवाध्यक्ष, नवाध्यक्ष क्या है? जहाज रानी से संबंधित मुख्य अधिकारी। जहाज रानी का मतलब जो नेवी है उस नेवी से संबंधित मुख्य अधिकारी हैं। और नेवी कहें या यूं कहिए कि जो भी जहाज़ों के माध्यम से व्यापार आदि होता है, जहाज़ों का संचालन है, उनका निर्माण है, उन सबसे संबंधित जो अधिकारी है, तो ये नौ से बना है। जैसे नौसेना बनता है वैसे ही नव है, नव अध्यक्ष, नव
प्लस अध्यक्ष, ऐसा ही कोई संधि विच्छेद हो जाएगा और ये नवाध्यक्ष के रूप में आपके सामने ये आ जाएगा। तो जहाज रानी से संबंधित, और आपको ध्यान रखना है कि जहाज रानी उद्योग जो था वो पहली बार मौर्य काल में ही राजकीय संरक्षण में था। ये प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहली बार जहाज रानी उद्योग जो है या जहाज रानी से संबंधित प्रक्रियाएं जो हैं वो राजकीय नियंत्रण में कब आई, तो वो पहली बार मौर्य साम्राज्य में ही आई। इसके बाद एक दो और बहुत महत्वपूर्ण, एक तो पौतवाध्यक्ष, इसको आप इम्पोर्टेंट कर लीजिए अभी से ही। पौतवाध्यक्ष क्या होता है? ये होता है माप तोल से संबंधित अधिकारी। ये एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है क्योंकि ये पौत के नाम से लोग भ्रमित हो जाते हैं। लोगों को लगता है ये कहीं ना कहीं नावों से संबंधित है, पर नावों से संबंधित नहीं है। ये आपको याद रखना है, पाव है ये। पाव का मतलब तोल से संबंधित है, माप तोल से संबंधित है, पौतवाध्यक्ष। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना है आपको विशेष रूप से। और इसके अलावा एक दो और बात करें, मानाध्यक्ष। अब यहीं पर ये आपको याद हो जाएगा, मानाध्यक्ष क्या होता है? पौतवाध्यक्ष तो माप तोल से संबंधित, और मानाध्यक्ष जो है वो दूरी और समय से संबंधित। दूरी और समय का मान, दूरी और समय का जो मान है उससे संबंधित अध्यक्ष क्या कहलाते हैं? मानाध्यक्ष कहलाते हैं। तो ये यहाँ पर हमारा कवर हो जाएगा। दोनों को एक साथ पढ़ना है। पौतवाध्यक्ष, मानाध्यक्ष दोनों ही किससे संबंधित हैं? मापतोल से ही संबंधित हैं। ये मापतोल का है और ये दूरी और समय के मान से संबंधित है। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से आ गए। और एक संस्थाध्यक्ष और देख लें हम, संस्थाध्यक्ष क्या है। हमने अभी पढ़ा था कि पण्याध्यक्ष जो है व्यापार से संबंधित है। पण्याध्यक्ष व्यापार से संबंधित है, पणि व्यापार से संबंधित है, और संस्थाध्यक्ष जो है ये व्यापारिक मार्गों से संबंधित है। व्यापारी मार्गों से संबंधित जो अधिकारी है उसे संस्थाध्यक्ष कहते हैं। तो दोनों को अटैच करके पढ़ना है, दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। पण्याध्यक्ष व्यापार से संबंधित और संस्थाध्यक्ष व्यापारिक मार्गों से संबंधित। तो इस तरह से हम जब कवर करेंगे तो हमको याद हो जाएगा। एक दो और देख लेते हैं। मुद्राध्यक्ष, ये पासपोर्ट से संबंधित है। अब उस समय भी पासपोर्ट व्यवस्था है, उस समय भी जनगणना होती है। आप लोगों को पता है कि जनगणना की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? तो मौर्य काल से मानी जाती है। और पासपोर्ट जैसे दस्तावेजों की बात भी यहाँ से की जाती है। तो ये मुद्राध्यक्ष इससे संबंधित अधिकारी रहे। और एक और बात करें तो द्वारिक। द्वारिक से तो आप वैसे अंदाज़ा लगा लेंगे कि महलों के द्वार पर होते थे द्वारिक, जो महलों की सुरक्षा और व्यवस्था अर्थात उसमें जो भी आवश्यक चीज़ें होती थी उनकी आपूर्ति से संबंधित अधिकारी द्वारिक के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, तो बहुत सारे नाम हमने ले लिए और ये हमने मौर्य प्रशासन को देख लिया। और एक दो नामों के साथ में इस बात को आज समाप्त कर लेता हूँ। आक्राध्यक्ष, ये लास्ट देख लीजिए आप। खानों से संबंधित या खनन से संबंधित, खानों या खनन से संबंधित जो अधिकारी होता था वो आक्राध्यक्ष होता था। तो मैं अगर आपको रिवाइज कराऊँ यहाँ पर तो बहुत आसान सा मैटर है। कुछ शब्दों को आपको पकड़ के चलना है। समाहर्ता है तो सन्निधाता है। समाहर्ता जो है भू राजस्व इकट्ठा करेंगे, सन्निधाता जो है वो कोषाध्यक्ष होंगे। इसी तरह मैंने आपको बताया पण्याध्यक्ष जो है व्यापार से संबंधित हैं, संस्थाध्यक्ष जो हैं वो व्यापारिक मार्गों से संबंधित हैं, पौतवाध्यक्ष जो है वो मापतोल से संबंधित है, और मानाध्यक्ष जो है वो दूरी और समय के पैमाने से संबंधित हैं। तो इस तरह से आपको क्या है, कनेक्ट करके पढ़ना है। और जब आप पढ़ेंगे तो अब कर्मांतिक जो है वो काम धंधों से संबंधित है। इस तरह से हमें आसान करना है, शब्दों को तोड़ना है। जैसे नवाध्यक्ष जो है वो नौसेना से संबंधित, या यूँ मानिए कि नौ संचालन से संबंधित है। नायक जो है वो सेना नायक है, इस तरह से बोलेंगे। नागरिक जो है वो नगर की व्यवस्थाएं देखता है। व्यावहारिक और प्रतिष्ठा का बताया आपको कि जो व्यवहार जिसका खराब है उसको व्यावहारिक के पास लेकर जाएंगे। और प्रतिष्ठा फौजदारी मामलों से संबंधित है। ठीक है, प्रतिवेदक क्या काम करता है? प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, मीन्स रिपोर्ट देता है, तो वो पता लग रहा है हमको। और इसी तरह से मतलब जैसे जो पटल पर लिखता है सारा हिसाब किताब,
वो क्या होगा, जो पटल पर सारी चीज़ लिखेगा वो महालेखाकार कहलाएगा। तो इस तरह से हमें क्या करना है, शब्दों का इस्तेमाल करना है। अंतर्वशिक है तो अंदर वश में रखने वाला अंगरक्षकों का प्रधान, अंतपाल है तो सीमांत प्रदेशों को पालने वाला, द्वारिक है तो द्वारपाल के रूप में यहाँ पर दिखाई देगा। इसी तरह से हम बात करते हैं आटविक, अटव माने होता है जंगल, तो आटविक जो है वो वन प्रदेश से संबंधित है। सुरा माने शराब है तो आबकारी क्षेत्र से। तो इस तरह से हमें क्या करना है, एक रिवीजन डालना है, और रिवीजन के बाद आप इस क्लास को यदि प्रॉपरली एक बार देख लेंगे तो निश्चित रूप से मौर्य काल का प्रशासन प्रारंभिक तौर पर आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सारी बातचीत है जो अगली क्लास में जाएगी, और उस क्लास में हम इसी प्रशासन की प्रक्रियाओं को डिस्कस में लाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, जुड़े रहिए महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल से। बहुत सारा धन्यवाद।